दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस एंड सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 21 करने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में दोस्तों आपको वन लाइनर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इन्हें आप लोग जरूर कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर, जिसे हम इंग्लिश में रूल एंड रेगुलेशन कह सकते हैं, ठीक ना, महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था, या फिर आप ये कह सकते हो कि कब बनाया गया था। देखिए दोस्तों, भारत के साथ व्यापार करने का ये जो चार्टर है ना, ये महारानी एलिजाबेथ द्वारा 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्नलिखित में से कौन नहीं शामिल है। दोस्तों इसमें गोविंद रनाडे शामिल नहीं था, बाकी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल ये तीनों शामिल थे। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए, लाल से लाला लाजपत राय, लाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। एग्जैक्ट डेट आपको याद होना चाहिए, 29 दिसंबर, याद कर लीजिएगा, 29 दिसंबर 1916 को दोस्तों लखनऊ समझौता हुआ था। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किन के बीच हुआ था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अब आखिर दोस्तों इसमें किन बातों पर विचार विमर्श किया गया था। तो देखिए, कांग्रेस जो थे ना दोस्तों, ये उस टाइम पे आपको पता है स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, आजादी चाहते थे भारत की जनता। तो उस टाइम पे मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सभी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां थी। तो कांग्रेस चाहता था ना कि हम स्वतंत्रता आंदोलन में दोनों साथ जो है ना, दोनों साथ होकर जो है स्वतंत्रता आंदोलन में कह सकते हो लड़े। तो ऐसे में क्या है कि कांग्रेस चाहता था कि मुस्लिम लीग हमारे साथ आ जाए। अब कैसे आएगा भाई, तो कांग्रेस ने क्या किया ना, कांग्रेस ने जो है जैसा आपको पता है दोस्तों, जब चुनाव होता है तो एक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो कांग्रेस ने क्या किया, मुस्लिम लीग को कहा कि हम जो है तुम्हें ज्यादा जो है ना, ज्यादा अनुपात में जो है निर्वाचन क्षेत्र में तुम्हें प्रतिनिधित्व देंगे। यही इसमें बात की गई थी। अब इसका क्या घातक परिणाम सिद्ध हुआ दोस्तों, तो देख लीजिए, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, ये हुआ था सिद्ध, ठीक है, घातक सिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। ये लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में हुआ था, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी दोस्तों, तो ये थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन से पूछा जाता है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। इसका जो सही कथन है दोस्तों ये है, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। देखिए आपको पता है दोस्तों, केंद्र में द्विसदन का मतलब क्या है, जो हमारा संसद है ना, उसमें मतलब उन्होंने कहा कि उसका उन्मूलन किया जाए, द्विसदन विधायिका ना हो। विधायिका क्या होता है, जो कानून बनाने का काम करता है, ठीक है, ये कही थी। अब साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइमन कमीशन दोस्तों लिख लीजिएगा, 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसलिए साइमन गो बैक के नारे लगे थे, उन्हें काला झंडा दिखाया गया था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या थे, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता, उस पार्टी का नाम था दोस्तों लिबरल पार्टी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ, यह हुआ था दोस्तों स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल अभिलेख के शासक से संबंधित है, यह संबंधित है दोस्तों पुलकेशियन द्वितीय से। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। ये दोस्तों मुंडको उपनिषद। देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इन्हें प्लीज आप लोग जरूर याद कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान को जो है संविधान सभा ने कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ को जो है ना कब अपनाया, 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय नदी मतलब गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब अपनाया गया, 4 नवंबर 2008 को। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों कि
गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। राष्ट्रीय जलीय जीव मतलब गंगा डॉल्फिन को कब अपनाया राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में? 5 अक्टूबर 2009 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत कौन सा है? ऑप्शन में लिख देंगे, तो आपको पता होना चाहिए महावस्तु, ठीक ना। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जो है जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है? इसका संबंध दोस्तों, ये जो शाखा है महायान शाखा से है। याद कर लीजिएगा। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इस उपासना भवन का नाम था दोस्तों इबादत खाना, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, पढ़े होंगे इसके बारे में। बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये थे दोस्तों अकबर के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, क्वेश्चन आता है दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह न्यू कैसल पोर्ट, यह किस देश में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। देखिए देशांतर रेखा से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको देशांतर रेखा के बारे में बता देता हूं। देखिए आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि यार ये देशांतर रेखा क्या होता है। तो देखिए विश्व में समय का निर्धारण के लिए दोस्तों मनुष्य के द्वारा जो काल्पनिक रेखा खींची गई है ना, उसे देशांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। IST कहते हैं शॉर्ट में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इसका क्या मतलब होता है? तो एक क्वेश्चन आपने सुने होंगे, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम प्रधान मध्याह्न रेखा से भारतीय समय रेखा या मानक समय रेखा कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। अब 5.5 घंटे आगे है तो इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए 1 डिग्री देशांतर में दोस्तों 4 मिनट होता है। याद कर लीजिएगा 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होता है। अब दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है। मतलब कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है भारतीय, मतलब भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत स्थित है और उसी से समय का निर्धारण होता है भारत में। तो हम क्या करते हैं ना, 82.5 डिग्री को हम क्या करते हैं ना 4 से गुना कर देते हैं, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होता है और 4 से जब हम गुना करेंगे ना मिनट से, तो हमारा घंटे में टाइम आ जाएगा। और अगर 5.5 घंटे आता है तो पता चल जाएगा, बिल्कुल सही है आंसर हमारा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं इस तरीके से करके। देखिए भारतीय मानक समय रेखा जो है, या फिर कह सकते हो भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब GMT से जो है कितने घंटे आ गए? 5.5 घंटे। और जब मैं इसको गुना करूंगा ना, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होता है, तो 4 से गुना कर दूंगा तो 5.5 घंटे आएगा, आगे है। तो ये होता है कैलकुलेट करने का रूल। देखिए 5 चौक 20 के जीरो, यहां पर पॉइंट लगा देता हूं, 4 दूनी 8, 9 10 के जीरो, उसके बाद 8 चौक 32 हो जाएगा और 33, 330 मिनट आया है। अब 330 मिनट को मैं 60 से भाग कर दूंगा, क्योंकि घंटे में हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक ना। तो 330 मिनट को हम 60 से भाग कर देंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 60 से भाग कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक ना। अब हम करते हैं इसको 6 से भाग, 6 पचे 30 हुआ ना, 6 पचे 30 और पॉइंट लगा के भाग कर दीजिए, 6 पचे 30, 5.5 घंटे, ठीक ना, 5.5। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर 5.5 क्यों आया? तो लिखने का तो रूल ये होता है ना, जैसे इस तरीके से, जैसे 5:30 बज रहा है, लेकिन 5.5 का मतलब वही है, समझिए आप। यहाँ पर एज अ मैथमेटिकल निकला है, क्योंकि घंटे में तो ये होता है। तो इस तरीके से हमने फाइंड किया है। देखिए देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है। गलत। देशांतर रेखाएं जो है ये अक्षांश रेखाओं के समानांतर नहीं होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या दोस्तों 360 है, 180 नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि सर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 क्यों है, आखिर इसका मतलब क्या है? तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया ना देशांतर रेखाएं जो है विश्व में समय का निर्धारण करती है। तो 360 का मतलब आप जो होता है ना पूरे 24 घंटे का। देखिए 1 डिग्री देशांतर में दोस्तों 4 मिनट होता है, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होता है, तो इसका मतलब क्या है? 360 डिग्री देशांतर में कितना होगा? 360 डिग्री देशांतर में कितने मिनट होगा? तो आप 4 से गुना कर दीजिए। 4 से जो आप गुना करेंगे ना, जितना मिनट आएगा, और 24 को आप क्या करेंगे ना, 24 को आप देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 24 घंटे में आप 60 से गुना करेंगे, वही आपका आंसर आएगा दोनों का। क्योंकि देशांतर में जो है ना 24 घंटे को यहाँ पर दिखाया गया है, मतलब समय का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा देशांतर के रूप में किया गया है। गुना करेंगे सेम वही आएगा, करके देख लीजिएगा। देखिए यहां पर मैं कैलकुलेट कर देता हूं। 0 का 0 हो गया, 4 से 0 में गुना करेंगे 0 आएगा। उसके बाद 6 चौक 24 के 4, 4 तिया 12 और
2 प्लस कर देंगे तो आपका 14 आ जाएगा। इसी तरीके से 24 को 6 से गुना करेंगे ना, तो 24 6 के 144 होता है ना, और एक जीरो लगा दीजिए, आ गया ना आपका, मिनट में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, ये बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको शो कर दूंगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए थर्ड ऑप्शन, ये तो सभी जानते हैं दोस्तों, दूरी को क्यों प्रदर्शित करेगा? देशांतर रेखाएं जो है ये समय को प्रदर्शित करता है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी सही है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है। ज्यादातर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ये दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान से पूछे गए थे, पहाड़ी और पर्वत टॉपिक से कम क्वेश्चन आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी, हाँ नदी से भी आए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? ये है दोस्तों कोसी नदी। और देखिए बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों नदी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इस नदी में बाढ़ आता है ना तो बिहार में काफी तबाही मचाता है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। यह क्वेश्चन, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनउर्वरक हो जाती है? देखिए इस मृदा का नाम है दोस्तों लेटराइट मृदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो सही है यही आपको बताना है। देखिए दोस्तों प्रकाश जो है ना ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, ऑप्शन में दे देगा अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, तो आपको विद्युत चुंबकीय बताना है। एक क्वेश्चन हमें यहां पर बन गया हमारा। दूसरा, इसका जो प्रकृति है ना, प्रकाश एक प्रकार से कण के जैसा होता है, ठीक ना, और यह ऊर्जा का ही एक रूप है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया ना तो आप लाइफ टाइम तक याद रख सकते हो। देखिए बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? मतलब जिस संयंत्र में बायोगैस का निर्माण किया जाता है उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है इसके निर्माण के लिए? किण्वन, इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं हम इसे। देखिए दोस्तों किण्वन, जिसे हम इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन के द्वारा और भी कई सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे अल्कोहल बनाया जाता है, ईथर बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पूछा गया है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल कितने वर्ग हैं और कुल कितने आवर्त हैं, तो इसमें जो है ना आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है, मतलब आप समूह कह सकते हो, 18 समूह है और 7 आवर्त है, ठीक ना। आवर्त को इंग्लिश में पीरियड कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की? हेनरी मोसले ने, याद कर लीजिएगा। अब इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, देखिए बहुत सारे जो वर्ग है 18 वर्ग है, उसमें आपको पता है दोस्तों तत्व है, मेटल है, नॉन मेटल है, तो उसमें जो है ना उसके परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ता है या घटता है? तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का क्या कारण है? मतलब प्रकाश जो है ना किस वजह से फैल जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, धूल कण की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, देखिए किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों 0 होती। देखिए सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण का ये यौगिक होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का विमीय सूत्र, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कोयला जो है ना ये एक प्रकार का जैव सेल होता है। कोयला जो है ये एक प्रकार का जैव सेल होता है, ठीक है, क्योंकि एक प्रकार से कह सकते हो ये जीवाश्म ईंधन। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोस्तों ये सारे जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग से है? समझाता हूं मैं आपको। देखिए दोस्तों संरचना के हिसाब से जो है ना मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है दोस्तों सेरेबलम, ठीक है ना, इसे हम जो है ना लघु मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। सेरेबलम को लघु मस्तिष्क कहा जाता है, और ये जो है ना इसे परम मस्तिष्क कहा जाता है। और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? सेरेब्रम, ठीक ना, सेरेब्रम। अब सेरेब्रम का क्या क्या कार्य है देख लीजिए, इंटेलिजेंस, लर्निंग, सीखना, जजमेंट, स्पीच एंड मेमोरी, आ गया ना। तो ये सारे कार्य हैं। अब क्वेश्चन कहीं से भी उठा लिया जाएगा इनमें से, तो आपको पता होना चाहिए कि सेरेब्रम इसका क्या काम है, इसका क्या काम है और इसका क्या काम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सेरेब्रम, ठीक ना, सेरेब्रम ये सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं उसकी होती है। इसका नाम है दोस्तों आर्कियोपेटेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व? ऑक्सीजन।
परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए दोस्तों वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे हिंदी में आमीटर भी कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो 352 के तहत। ठीक ना। 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन, 360 के तहत दोस्तों ये वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक ना। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर करता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर करता है। अब राष्ट्रपति की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर, और मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान भी जो है ना, कौन से हमारे अधिकार जो है निलंबित नहीं किए जा सकते, तो पढ़ लीजिए। ठीक है ना आप लोग। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 1 वर्ष का होता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो प्राक्कलन समिति को जो है ना लोक लेखा समिति के जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है, किसके मतलब कहने पर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों भारत की संसद के अनुमोदन पर। ठीक ना। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, ये लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। विधि का मतलब है कानून के समक्ष समानता, मतलब कि कानून के समक्ष जो है भारत के हर नागरिक समान है। ठीक है ना। किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो या कोई देश का एक छोटा नागरिक हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का ये जो प्रावधान है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये दोस्तों अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और इसका जो वर्णन है ना, ये संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में। देखिए, किस देश के संविधान से कौन सा प्रावधान लिया गया है, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। सभी देशों का मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक ना। प्लीज इन्हें आप लोग जरूर पढ़ लेना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देख लीजिए यहां पर जो क्वेश्चन आया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। देखिए, भाषाओं का उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें कुल 22 भारतीय भाषाएं हैं। उसके बाद दल बदल निरोध अधिनियम का वर्णन भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि पंचायती राज संस्थाओं को किस संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिला, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज संस्थाओं से। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में हुआ। अब लागू कब हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन जो है ना, ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और इसीलिए दोस्तों हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये 11वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है इसका। ठीक ना। उसके बाद ये मिला लीजिए 9वीं अनुसूची में डी का। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कब और किसके द्वारा लागू किया गया था, कहां लागू किया गया था? तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों सर्वप्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कब, गांधी जी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के वगधरी गांव में ये लागू किया गया था। सर्वप्रथम राजस्थान के वगधरी गांव में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। अगर जिला पूछा जाए तो नगौर जिले के वगधरी गांव में। क्वेश्चन नंबर 37 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित है, देखिए, गुलाबी क्रांति। ठीक है, गुलाबी क्रांति। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि लाल क्रांति किससे संबंधित था, तो ये दोस्तों टमाटर और मांस के उत्पादन से। और अगर आपसे पूछा जाए नीली क्रांति, तो ये दोस्तों मत्स्य पालन से। और अगर आपसे पूछा जाए गोल्डन क्रांति, तो ये दोस्तों
बागवानी और शहद उत्पादन। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों? आईएमएफ और विश्व बैंक को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक को। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949 ईस्वी में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः दोस्तों वीडी सावरकर का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में आयकर जो है ना, ये प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? ये दोस्तों मल्लखंभ से है, ठीक ना। निपख आंदोलन के जो प्रणेता थे ये दादू दयाल थे, याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीक ने चलाया था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 47 में। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों, इसे जो है ना खादर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, खादर कहा जाता है, खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे कहा जाता है दोस्तों थर्मोक्लाइन, ठीक है ना। जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसल मापदंड ये संबंधित है दोस्तों, ये जो है ना ये संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, ठीक ना, वेसल मापदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किया था दोस्तों अर्नाल्ड टाइमवी ने।